Good morning. So today we will start chapter number 2 of social stratification course, and this chapter will be dealing with. In this chapter, we will be dealing with social differentiation and hierarchy. As you know very well, in introductory chapter of social stratification, we had gone through this different stratas of society, rather the system or the process which divides society in different stratas and make finally as an whole entity which named as society. तो उसे हम स्ट्रेटिफिकेशन का नाम हमने इस प्रोसेस को दिया था। आज जो डील कर रहे हैं हम, इसी का एक सब ग्रुप और है कि समाज स्तरों में तो बटा हुआ है, पर समाज भिन्न भिन्न कैसा विभेदीकरण और हायरार्की पद सोपान। तो ये दो एक ऐसे चैप्टर रहेंगे जो कि अति महत्वपूर्ण है, और इसे इन चैप्टरों को समझे बिना हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो समाज में पाया जाता है उसको समझ पाने में शायद उतने सक्षम ना हो जितना कि इसको समझने के बाद हम होंगे। सिर्फ हमारा कहने का अर्थ जो है वो यही है कि सोशल डिफरेंशिएशन के इस चैप्टर में और हायरार्की के इस चैप्टर में हम दो तरह से डील करेंगे। एक जो पहला जो पार्ट हमारा होगा, दैट पार्ट विल बी द सोशल डिफरेंशिएशन। इसके इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशंस देखेंगे, उसके बाद इसके बेसिस देखेंगे, और फिर हम थोड़ी कोशिश करेंगे कि इस पर कोई अर्लियर थॉट जो रही हैं वो थोड़ा सा देखने का कोशिश करेंगे, और साथ में इसके टाइप्स क्या हैं, सोशल डिफरेंशिएशन के प्रकार कितने हैं उनको हम देखने की कोशिश करेंगे, और फिर सोशल डिफरेंशिएशन और स्ट्रेटिफिकेशन में क्या अंतर है, क्योंकि यहाँ डिफरेंस बताना आपको बहुत जरूरी है, तो वो भी हम थोड़ा सा यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। और सेकंड पार्ट जो इस चैप्टर का रहेगा, दैट विल बी द सोशल हायरार्की, सामाजिक पद सोपान भी इसको कहते हैं हम, या पदानुक्रम भी कहते हैं इसको, तो वो रहेगा। और उसमें भी हम इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन देखने का कोशिश करेंगे, और फिर हायरार्की एंड डिफरेंस को देखने की कोशिश करेंगे। और हायरार्की और जो डिफरेंस है उसमें दीपांकर गुप्ता और ल्यूस डेमो का क्या उसमें टेक है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। फिर उसके साथ दीपांकर गुप्ता और इनमें जो आलोचनात्मक जो इनका वो रहा है उसको भी थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करेंगे। और सोशल हायरार्की में वरना, पावर एंड प्रीस्टहुड, ये तीनों दो तीन चीजें आती हैं ल्यूस डेमो के मुताबिक, उनको हम इसमें देखने का प्रयास करेंगे। तो वी आर स्टार्टिंग विद दिस सोशल डिफरेंशिएशन, उसका जो इंट्रोडक्टिव पोर्शन है उसके साथ हम इसको स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं। तो आज जैसे कि हमने पहले आपको बता दिया कि समाज जो है वो कभी भी होमोजेनिस नहीं होता है। होमोजेनिस में एक जैसा नहीं होता है, ना ही एक जैसा दिखने वाला होता है, और ना ही कहीं एक सेगमेंट से बना हुआ है। समाज जो है वो हेट्रोजेनेटिक है, हेट्रोजेनिस है। और हेट्रोजेनिस का मतलब सिंपल शब्दों में क्या हो जाता है कि ये अलग अलग समूहों द्वारा, अलग अलग व्यक्तियों द्वारा और अलग अलग स्थितियों, परिस्थितियों, स्टेट्रास द्वारा निर्मित कई उप व्यवस्थाओं से निर्मित एक बहुत बड़ी व्यवस्था का नाम है जिसे कि हम समाज कहते हैं, जिसे सोसाइटी कहते हैं। तो सोसाइटी आप पहले हम देख चुके हैं कि सोसाइटी का मतलब वो नहीं जो कि एक आम आदमी समझता है या एक आम विद्वान समझता है। सोशियोलॉजी वाली सोसाइटी को एक्सक्लूसिवली लेते हैं, और उसमें सोसाइटी का मतलब समाज, समाज का मतलब एक संबंधों के ताने बाने की ऐसी व्यवस्था जो कि हमें जो सामाजिक क्रिया और अंत्य क्रिया से प्राप्त होती है। ये हमने आरंभ में ही कहने का प्रयास किया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम ये बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि व्यक्तियों के जो मूल आधार है, व्यक्तियों के या समाज के निर्माण के जो मूल आधार है, वो कहीं ना कहीं उसमें विभेदीकरण देखने को मिलता है, विभिन्न है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से विभिन्न है। विभिन्न कैसे है? वो शकल से विभिन्न हो सकता है, अपनी सोच से विभिन्न हो सकता है, और विचारों से भिन्न हो सकता है, आयु के हिसाब से भिन्न हो सकता है, और इस तरह से कई भागों में बटा हुआ हमें देखने को मिलता है। और उसने सामाजिक संस्था का जब विकास हुआ, रादर ये जो सोसाइटी जब विकसित हो रही थी, विकास इसका हो रहा था, तो उसमें कई तरह के भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं भी हुई, और उन भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं ने समाज को भिन्न भिन्न छोटी छोटी इकाइयों में या बड़ी इकाइयों में समाज को बांट दिया। और जब समाज इससे बटा तो प्रत्येक इकाई का कोई ना कोई सामाजिक कार्य होता था, कोई ना कोई सामाजिक कार्य में कोई ना कोई उसका सोशल फंक्शन था।
उस सोशल फंक्शन की वजह से प्रत्येक इकाई का अपना इंडिपेंडेंट अस्तित्व था, अपना अलग से इसका अस्तित्व था, और उस अपने अलग से अस्तित्व की वजह से सामाजिक विभेदीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, और इसमें समाज में जो भिन्न भिन्न जो चीजें थी उनमें विभेद करना स्टार्ट कर दिया, उसमें जो अंतर था वो करना स्टार्ट कर दिया। और इसके द्वारा देखने का प्रयास करें तो चाहे व्यक्तियों में चाहे समूहों में कुछ मूल आधारों पर स्पष्ट रूप से जो भिन्नता है वो हमें दिखाई देती है। विविधीकरण जैसे शब्द की बताता है कि विविध दिखना, अलग दिखना, विभेद करना, बी और भेद, भेद भेद करना एक दूसरे के अंदर, डिफरेंस देखना एक दूसरे का। तो शाब्दिक अर्थ की जो है इसकी महत्ता को प्रकट नहीं करता है। विविधीकरण की प्रक्रिया का अर्थ समाज की विभिन्न इकाइयों में केवल विभाजन ही नहीं है, मात्र केवल विभाजन ही नहीं, हम ऐसा ना सोचें, विभाजन ही नहीं है। और इसमें और एक अति महत्वपूर्ण चीज और साथ में क्या है कि इसका जो अर्थ है वो एक विभाजन ही ना होकर भिन्न भिन्न इकाइयों में जो एक इकाई के रूप में अपना जो योगदान देता है समाज को चलाने के लिए, वो भी उससे भी इसका मतलब है। और साथ में विभिन्न इस विभेदीकरण के कारण विभिन्न भिन्न आधारों पे जो संपूर्ण समाज है वो भिन्न भिन्न इकाइयों में बढ़ता है, और हर इकाई आत्मनिर्भर नहीं होती है, आत्मनिर्भर नहीं होगी, परंतु वो अंतःनिर्भर होती है। अंतःनिर्भर माने इंटरडिपेंडेंट होती है, एक दूसरे पर वो आश्रित रहती हैं। हर इकाई आत्मनिर्भर ना होकर अंतःनिर्भर होती है, और जो अंतःनिर्भर है तो इससे सहयोग की मात्रा बढ़ती है, सहयोग की मात्रा बढ़ने से समाज जो है वो एक सूत्र में बंधता है। हार्बर्ट स्पेंसर जैसे व्यक्ति ने विभेदीकरण की प्रक्रिया के आधार पर साधारण समाज से जटिल समाज की ओर जाने की बात इन्होंने कही थी। साधारण समाज मैंने सिंपल सोसाइटी से कॉम्प्लेक्स मॉडर्न सोसाइटीज हैं उसकी ओर जाने की बात कही थी। इसी तरह से इमाइल दुर्खीम को जो हमने पढ़ा उसमें भी मैकेनिकल सॉलिडारिटी से ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की ओर जाने की बात की थी। मतलब जो सरल समाज थे, सरल समाजों से कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की ओर जाने की इन्होंने भी बात की थी। इन्होंने साथ में ये कहा था कि जो समाज है वो भिन्न भिन्न समूहों में डिवाइडेड है, और अगर हम ओवरऑल देखने की कोशिश करें तो ये जो विभिन्न भिन्न समूह हैं वो कहीं ना कहीं सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी के रिलेशन में कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ बढ़ते हैं, जुड़ते हैं, आयु के आधार पे, लिंग के आधार पे, और फिर इनकम के आधार पे, ऑक्यूपेशन के आधार पे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके आधार पे हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बनते हैं। और इसमें जो फिजियोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं, साथ में सोशियो कल्चरल फैक्टर जो हैं, वो अलग अलग विभेद हमें समाज में रहते हुए हमारा करते हैं। फिजियोलॉजिकल फैक्टर में देखने की कोशिश करें तो एज है, सेक्स है, रेस है, नेशनलिटी है, जो कि हमें इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली हमें स्क्रूटनाइज कर देता है, और अलग अलग ग्रुपों में वो डिवाइड होते हैं। और उसके साथ जो हमारे ट्रेड्स हैं जैसे पर्टिकुलर एज है, सेक्स है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, इंटेलिजेंस है, स्किन ऑफ कलर है, स्किल्स हैं, और रेस है, वेल्थ है, ऑक्यूपेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे के सारे जो तत्व हैं, सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं, ट्रेड्स हैं, ये हमें अलग अलग बनाते हैं, रादर अलग अलग ग्रुपों में हमें डिवाइड करने का प्रयास करते हैं। और उन्हीं प्रयासों के आधार पर समाज में अलग अलग तरह की जो स्किल्ड लोग जो हैं वो सामने आते हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, जैसे प्रोफेसर हो गए, जैसे इंजीनियर्स हो गए, जैसे सिविल सर्वेंट हो गए, और जैसे सोशोलॉजिस्ट है, कोई फिजिसिस्ट है, कोई केमिस्ट है, तो कोई क्या है, तो कोई क्या है, कोई इंजीनियर है, तो कोई क्या, तो कोई क्या, ये सब के सब मिलकर अलग अलग विविधीकृत, अलग अलग डिफरेंशिएटर टाइप पे एक अलग अलग सिस्टम का निर्माण करते हैं, और जो मुख्यतः इकट्ठा होकर एक बहुत बड़ी व्यवस्था को बनाते हैं। सोशल डिफरेंशिएशन को बहुत ही कम शब्दों में अगर हम कहें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, और शब्द जो है पहला सोशल है, दूसरा डिफरेंशिएशन है। सोशल एज यूनिवेरिएबल, ये लैटिन शब्द है, सोसियस से निकला हुआ, जिसका सोसाइटी होता है। सोसाइटी का आपको पता ही है, सोसाइटी जो है संबंधों के ताने बाने को कहते हैं, वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज सोसाइटी। और दूसरा जो शब्द है डिफरेंशिएशन, वो लैटिन वर्ड है, लेटिन वर्ड है, लेटिन वर्ड डिफरेंशिएटर से निकला हुआ है, डिफरेंशिएटर है, DIFFERENTIAR, डिफरेंशिएटर से निकला, जिसका अर्थ डिफरेंशिएशन होता है, या इसका अर्थ होता है एक्ट और प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग, एक्ट और प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग।
भिन्न भिन्न विविधता दिखाने वाली वो कार्य या प्रक्रिया का नाम जो है वो डिफरेंशिएशन है। सोशल डिफरेंशिएशन का इस तरह से अर्थ जो होता है, सिंपल शब्दों में देखें तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर ले जाने की प्रक्रिया का ये नाम है, और जिसमें होमोजेनियस से हेटेरोजेनियस की ओर हम जाते हैं। होमोजेनियस माने एक जैसी जो व्यवस्था है, जैसे मैकेनिकल सॉलिडरिटी में हम देखते हैं कि एक जैसी व्यवस्थाएं उसमें होती हैं और उसमें सामूहिकता का उसमें प्रभाव होता है, और वहां से इमानुएल दुर्कheim के मुताबिक सोसाइटी जो है वो कहाँ जाती है, होमोजेनिटी से हेटेरोजेनिटी की ओर जाती है। ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी की सोसाइटी मूव करती है। ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी की ओर जाने का मतलब सिंपल शब्दों में इमानुएल दुर्कheim का क्या था कि वो उसमें विशेषताएं जो हैं, विशेषताएं माने विशेष जो सामाजिक श्रम विभाजन की बात करते हैं, समाज में हर व्यक्ति विशेष की अपनी विशेषता है, विशेषता उस विशेषता के तौर पे वो होमोजेनियस से हेटेरोजेनियस की ओर आता है। तो इस तरह से जिस तरह से हमारे शरीर में, जैसे हर्बर्ट स्पेंसर की हमने बात की थी, ऑर्गेनिक एनालॉजी के बेस पे जिस तरह से पूरी स्ट्रक्चर हमारा है, अगर इसको अलग अलग कर दिया जाए, भिन्न भिन्न कर दिया जाए, तो भिन्न भिन्न अलग तरह से हो जाएगा। दिमाग अलग है, उसके बाद आंखें अलग है, नाक अलग है, मुंह अलग है, शोल्डर अलग है, बॉडी अलग है, और सारे सारे पार्ट हमारे अलग हैं, परंतु ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है। परंतु जो ऑर्गेनिक यूनिटी में जब ये सारे इकट्ठे होते हैं तो ये एक शरीर का निर्माण करते हैं। और उस शरीर को कोई मिंदस वार्य बोलता है, कोई भजन बोलता है, तो कोई काजल बोले, कोई दिलीप बोले, कोई अंजलि बोलेंगे, कोई खालिदा बोलेंगे, और उस एंटिटी का नाम है वो फिजिकल एंटिटी, फिजियोलॉजिकल एंटिटी जो हमें सामने दिखती है। परंतु एनालिटिकली सोशियोलॉजिस्ट होने के नाते हमें उसे अलग अलग इस चैप्टर में देखना है। तो अब किस तरह से ये सारा रहता है, तो 8-10 डेफिनेशन इसमें दी हुई है, और इन डेफिनेशंस को आपने जो देखना है, और उसको देखने के बाद आपको जो अच्छी लगती है डेफिनेशंस उनको आपने याद करना है, मनन करना है। बहुत कम शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं सोसाइटी के, समाज के, उनसे मिलकर एक पूरी समग्रता भरे एक व्यवस्था का निर्माण होता है, जिसे हम समाज कहते हैं। और ये जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं स्टेटस के आधार पे, कहीं ना कहीं कैपेबिलिटी, कहीं फंक्शंस, और कहीं उसके स्किन कलर है, तो कहीं उसकी एज है, तो कहीं उसका सेक्स है, तो कहीं कोई क्या कोई क्या, तो अलग अलग ग्रुपों में ये जो है वो डिवाइड होते हैं, और कहीं एथनिसिटी है, और ये सब के सब मिलकर क्या करते हैं, इसका निर्माण करते हैं, एक बहुत बड़े सिस्टम, बहुत बड़ी व्यवस्था का निर्माण करते हैं। तो ये अति महत्वपूर्ण है देखना कि ये किस तरह से सारी चीजों को अलग अलग करते हैं। इसका जो अगला पार्ट है, दैट पार्ट विल बी ये इसमें अगर हम थोड़ा सा और देखने की, अगर और थोड़ा सा अंदर जाने की कोशिश करें, तो ये 3 मुख्य तत्व हमें दिखते हैं, 3 मुख्य कारक फैक्टर हमें दिखते हैं जो कि सामाजिक विभेदीकरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। और जैसे उसमें अति महत्वपूर्ण चीज क्या है कि मनुष्य में पाए जाने वाली आधारभूत असमानताएं, बेसिक जो डिफरेंसेस इन ह्यूमन बीइंग, ये अति महत्वपूर्ण चीज है कि जन्म से ही हर व्यक्ति के बीच में कोई ना कोई आधारभूत असमानताएं पहले से ही पाई जाती हैं। कोई व्यक्ति लंबा है तो कोई नाटा है, कोई छोटा है तो कोई बड़ा है, रादर कोई बहुत इंटेलिजेंट है तो कोई बिल्कुल एवरेज है, या कोई बिल्कुल यो है। तो इस तरह से, या उसको और थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो जो बायोलॉजिकल नेसेसिटीज हमारी जो है, बायोलॉजिकल नेसेसिटी मैंने जो प्राणी शास्त्रीय हमारी जरूरतें हैं, उसकी दृष्टि से देखें तो सभी लोगों को एक जैसी चीजें, भूख एक जैसी लगती है, प्यास एक जैसी है, और एक जैसी उसकी कम से कम जो बेसिक जरूरतें, रोटी कपड़ा मकान, सबकी एक जैसी हैं। परंतु उसके बाद भी बेसिक इतने सब कुछ होने के बावजूद भी जो रंग हमारे अलग अलग हैं, वेशभूषा है, सारी चीजें हैं, परंतु उसके बावजूद भी इन सारी क्षमताओं को अगर हम देखें, जो विषमताएं हैं उनको देखें, तो ये अलग अलग तरह से ये पूरी की जाती हैं। और ये जो भी बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हमारे हैं, उसी के आधार पर जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस हमें मिलते हैं वो जन्मजात हैं, कुछ एक जन्मजात हैं और वह आधारभूत हैं हमारे, और वही डिफरेंसेस वहां से क्रिएट करती हैं, वही डिफरेंस क्रिएट होगा। और दूसरा जिसका पार्ट है, विभिन्न प्रकार के हमारे जो प्रकार हैं, अलग अलग तरह के जो प्रकार हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस हमारे हैं, और वो जो फंक्शंस हैं सामाजिक तौर से अलग है, बायोलॉजिकली अलग है, फिजियोलॉजिकल अलग है, रिलीजियसली अलग है, पॉलिटिकली अलग है, कई तरह के फंक्शंस हैं। और उन फंक्शंस का होने की वजह जो है, उनको फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए फिर भिन्न तरह के स्टेटसेस जो हैं, वो परिस्थितियां जो हैं वो रहती हैं। और उन परिस्थितियों की वजह से लोग जो हैं अलग अलग समूहों में,
और अलग अलग रोल में अलग अलग स्टेटस में बढ़ते हैं। जब बटेंगे तो वो अलग तरह से एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। और एक और अति महत्वपूर्ण चीज है कि समाज में अगर बैलेंस बनाए रखना है, बैलेंस बनाए रखना है तो इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। एक जैसी चीज जो है कभी भी, एक जैसी चीज कभी भी समाज में एक रूपता के साथ जो है समाज को नहीं चला सकती। तो इसलिए समाज को अगर अलग रखना है, रादर चलाना है, तो चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को याद होगा कल भी हमने बात की थी कि इवन हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है, मतलब अलग अलग हैं और हर उंगली का नाम अलग है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर विविधता के हिसाब से देखें, इसके डिफरेंशिएशन के हिसाब से देखें, तो हर उंगलियों का अपने डिफरेंट ही रोल है, हर उंगली का अपना डिफरेंट स्टेटस है, डिफरेंट डिफरेंट रोल है। कोई अंगूठा है तो अंगूठा छोटा है, उसके बाद ये छोटी उंगली, उससे बड़ी उंगली, उससे बड़ी उंगली और उससे छोटी उंगली। तो जो अंगूठे का काम है वो अंगूठा ही कर सकता है, जो इसका काम है वो यही करेगी, इसका ये, उसका ये, इसका ये, इसका ये, सबके अपने अपने अलग अलग काम है। और जैसे सर का काम अलग है, आंखों का काम अलग है, नाक का काम अलग है, मुंह का अलग काम अलग है, जीभ का काम अलग है, कान का काम अलग है। कान से हम कभी नहीं देख सकते, कान का काम सुनना है तो सुनेगा ही सुनेगा मात्र। आंख का काम देखना है तो आंख देखेगी ही देखेगी। जुबान का काम बोलना है तो वो सिर्फ बोलेगी बोलेगी। तो इसका मतलब सिंपल शब्दों में ये हो जाता है कि हर चीज जो समाज में अवेलेबल है या तो जो नेचर ने बनाई हुई है, उसका कोई ना कोई डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, कोई ना कोई डिफरेंट रोल है, जिसकी वजह से उसको वैसा ही स्टेटस उसको दिया हुआ है। अब सोचने का, समझने का, सारे प्रोसेसिंग का काम दिमाग को दिया है। तो दिमाग मतलब ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली एलिमेंट्स है, ऑर्गन है हमारी बॉडी का। तो इससे हम सिर्फ सोचने का ही काम इससे करवाएं और अच्छा सोचने का काम इससे करवाएं, हम गलत सोचने का काम ना करवाएं। तो इस तरह से कई चीजें हैं जो कि इस तरह से मिलती हैं और मिलके एक सोशल डिफरेंशिएशन जैसी व्यवस्था का निर्माण करती हैं। हम सीधे इसके बाद शिफ्ट होंगे कि इसके कारक क्या हैं, रादर इसके बेस क्या है, इसके आधार क्या है, किन किन आधारों पर सोशल डिफरेंशिएशन को जो है वो क्रिएट किया जाता है, रादर सोशल डिफरेंशिएशन किन किन आधारों पर दिखते हैं। तो इसके आधारों से पहले इसके कारक भी हैं, कुछ एक फैक्टर हैं, और इन फैक्टर्स को पहले देखते हैं, उसके बाद कारकों पे आते हैं, इसके आधार क्या है, उसके बाद इस पे आते हैं। कारकों का अर्थ सिंपल शब्दों में क्या होता है कि सामाजिक विभेदीकरण जो है, सोशल डिफरेंशिएशन, आपको जैसे पहले बता चुका हूं मैं, सार्वभौमिक एक प्रक्रिया है, ये सर्वव्यापी है, यूनिवर्सल है, और हर समाजों में किसी न किसी रूप में ये पाई जाती है। और इसमें कोई इतिहास का युग नहीं रहा है, ना ही कोई इतिहास का ऐसा काल रहा है कि जब ये इसकी विभेदीकरण की प्रक्रिया ना रही हो। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि सामाजिक विभेदीकरण जो है वो के आधार पे जो पूरा समाज है वो भिन्न भिन्न छोटे छोटे समूहों में बंटा हुआ है। और इसमें मुख्य रूप से अगर देखने की अगर हम कोशिश करें, मुख्य रूप से देखने की कोशिश करें, तो इसके जो कुछ एक आधार जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, कुछ एक आधार देखने को मिलते हैं। फैक्टर को हमने देख लिए थे, आधार क्या है, आधार के हिसाब से देखें तो सबसे पहला जो इसका आधार है वो क्या बोलते हैं इसको, कि सबसे पहला जो आधार है सोशल डिफरेंशिएशन का किसी भी सोसाइटी में, चाहे वो सिंपल है, चाहे कॉम्प्लेक्स है, चाहे मॉडर्न है, चाहे वो प्रिमिटिव है, चाहे वो अर्बन है, चाहे रूरल है, कोई भी समाज होगा उसमें सबसे पहला जो आधार आएगा, रादर जो मुख्य आधार है, वो आधार रहेगा आपका एज, सेक्स, कास्ट, रेस, वेल्थ, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा। उसमें सबसे पहले अगर हम देखने की कोशिश करें तो सबसे पहला आधार आता है एज। एज मैंने आयु, उम्र क्या है। हर सोसाइटी में अलग अलग जो पॉपुलेशन होती है वो अलग अलग ग्रुपों में डिवाइडेड होती है। पॉपुलेशन को देखें तो अगर अपने आप को ही देखने के हम प्रयास करें, अपने आप को ही देखें, तो जब आप छोटे थे कोई भी गलती करते थे तो बोले छोटा बच्चा माफ कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, छोटा बच्चा है, बच्चे से गलती हो जाती है। तो बच्चे से जैसे हम बड़े हुए, बच्चे से अगर देखने की कोशिश करें, ग्रुप में अगर डिवाइड करने की हम कोशिश करें, तो हमें जो बच्चे की उम्र दिखेगी, सबसे पहले इनफेंसी स्टेज हमें देखने को मिलेगा। इनफेंसी माने शैशव काल, 1 साल तक की जो उम्र है उसमें बच्चा जो मर्जी करे सब माफ है। और फिर उसके बाद थोड़ा सा बाल्यकाल आरंभ होता है, जिसको कि हम चाइल्डहुड स्टेज बोलते हैं, और वो 5-6 साल तक रहता है, जब तक बच्चा नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी को पार करते हुए पहली क्लास में नहीं जाता है। तो सिर्फ कहने का अर्थ क्या हो गया कि उसमें अब बच्चे से उम्मीद की जाती है कि बच्चा थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो, अलग से डिफरेंट हो गया वो,
अब यहाँ डिफरेंट हो जाएगा। उसे अब ये उम्मीद की जाती है कि जो को सुसु लगे तो बोल दे, पोटी लगे तो बोल दे, और खुद वो खाना खाने शुरू हो जाए, चलना शुरू हो जाए, छोटे मोटे काम जो है उसको करना वो शुरू कर दे। और उसके बाद जैसे ही वहां से आगे निकलेगा, 5 से 10 साल की उम्र में जाएगा, तो वहां उससे ज्यादा और मैच्योर होने की उम्मीद की जाती है, क्योंकि 5वीं क्लास तक उस टाइम वो पढ़ जाएगा। फिर उसके बाद 10वीं तक आएगा, फिर कॉलेज स्कूल तक आएगा, फिर आप लोगों की उम्र का आएगा, और उसके बाद फिर जैसे ही वो 25 साल का होगा तो इसका ब्रह्मचार्य आश्रम खत्म। ब्रह्मचर्य आश्रम खत्म, फिर उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होने की उम्मीद की जाती है। तो डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप में उसके साथ उससे अलग अलग तरह के बिहेवियर की उम्मीद, और उस तरह से अलग अलग जो बिहेवियर है उसके उसमें अलग अलग तरह के बिहेवियर में हिंदू माइथोलॉजी के मुताबिक देखें, आश्रम व्यवस्था को अगर हम देखें, हिंदू माइथोलॉजी के मुताबिक आश्रम व्यवस्था को देखें, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें अलग तरह का एक सिस्टम देखने को मिलेगा, और उसके अकॉर्डिंगली the whole life of average Hindu is divided in 4 big segments. One is brahmacharya, second one is grihastha, and third one is banprastha, and fourth one is sannyas. So इन चारों के चारों सिस्टम में अगर हम अपने आप को देखने का प्रयास करें, तो चारों चारों सिस्टम में हमें क्या देखने को मिलेगा? 25 साल तक के जो पहले जो काल है वो अलग काल है, वो डिफरेंट बनाता है एक सेगमेंट को। 25 से 50 वाला डिफरेंट बनाता है, 50 से 75 वाला डिफरेंट बनाता है, 75 से 100 वाला डिफरेंट डिफरेंट हमें बनाता है। और उसी डिफरेंस के अकॉर्डिंगली स्टेटस हमारा अलग है, ड्यूटीज हमारी अलग है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी अलग है। हर काल में, हर कालखंड में अलग अलग हमारे स्टेटस हैं, अलग अलग हमारी ड्यूटीज हैं, अलग अलग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और इसके हिसाब से दो बड़े बड़े सेगमेंट्स में, 4 बड़े सेगमेंट में बटा हुआ समाज हमारा दिखता है। तो ये 4 बड़े भिन्न भिन्न स्वरूपों में हमें 4 बड़े कालखंड में दिखते हैं। तो ये तो हो गया इंडियन पर्सपेक्टिव में। अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव देखने की कोशिश करें, तो मैंने इन्फेंसी स्टेज से आपसे बात करने का प्रयास किया था। सेकेंड वन इज सेक्स। सेक्स के आधार पे पूरा का पूरा समाज जो मोस्ट विजिबल डिस्टिंक्शन है, ये मोस्ट विजिबल मैंने सारी पूरी तरह से दिखने वाली जो विजिबल जो डिफरेंशिएशन है, रादर वो डिफरेंट ग्रुप में विजिबल डिफरेंशिएशन है, और जिसके आधार पर हमें पूरा का पूरा जो अलग अलग तरह का सिस्टम हमें देखने को मिलता है। रादर अलग अलग सिस्टम से मेरा मतलब यहाँ सिंपल शब्दों में ये है कि इससे कम से कम 2 बड़े सेगमेंट, एक मेल और एक फीमेल सेक्स के आधार पे वो हमें दिखता है। और आपको फिर याद दिला दूं, सेक्स का मतलब बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शन होता है, जबकि जेंडर में जो है, जब सेक्स को समाज मान्यता दे देता है तब वो जेंडर बनता है, जिसे हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग कहते हैं, और दोनों में फर्क होता है। और इसमें 2 भागों में जो बढ़ता है, हालांकि आज के डेट में ट्रांसजेंडर का कंसेप्ट भी आ गया है, जिसे थर्ड जेंडर भी हम कहते हैं, उसका भी नंबर जो वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल डिफरेंसेस मेन एंड वुमेन, खास करके 2 बड़े बड़े सेगमेंट, 2 बड़े बड़े ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं, और उसी के मुताबिक जो बड़े ग्रुप्स हैं, उसी के मुताबिक जो सारा सामाजिक जिम्मेवारियां, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे ही उनसे एक्सपेक्ट की जाती हैं। कैसे भला? ये सामाजिक जिम्मेवारियां कैसे? मेल से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि हार्ड और हार्श जो काम है वो सारा का सारा कौन करे? वो मेल ही करे। और फीमेल जो है सॉफ्ट काम करे, घर के अंदर का सारा काम फीमेल करे, ऐसा उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है। तो इस तरह से 2 सोशल रोल्स में उनको वैसे मिलते हैं, और 2 बड़े बड़े ग्रुप भी हमें देखने को मिलते हैं। नंबर 3 है रेस। रेस माने प्रजाति। रेस का मतलब सिंपल शब्दों में फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स माने शारीरिक लक्षण, शारीरिक विशेषताएं, उसके आधार पर समाज कई भागों में बढ़ता है। और मुख्यतः वेस्टर्न सोसाइटीज की अगर हम बात करें, तो वेस्टर्न सोसाइटीज में मुख्यतः 2 भागों में बढ़ता है, एक काला और एक गोरा, निग्रो एंड व्हाइट एंड ब्लैक। व्हाइट एंड ब्लैक रेस के आधार पे। हालांकि अगर और देखने की हम कोशिश करें इसको, तो हिंदुस्तान में भी कई 5-7 तरह के रेसेस जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, परंतु मुख्यतः रेस का मतलब यहाँ अलग तरह से लिया जाता है, और पूरा की पूरी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो 2 भागों में पूरी तरह से बढ़ जाता है, 2 भिन्न भिन्न ग्रुप। विभेदीकरण का मतलब ही है कि हमें जो विजिबल डिस्टिंक्शन है, जो सामने दिखने वाला जो अंतर है वो हमें दिखे। तो उसके हिसाब से देखें तो काला और गोरा 2 जो बड़ी जो रेसेस है वो हमें देखने को मिलती हैं, और उसमें सुपीरियरिटी एंड इंफीरियरिटी का भाव इसमें जरूर रहता है। सुपीरियरिटी एंड इंफीरियरिटी का भाव
जैसे आपको याद होगा कि गांधी को जब साउथ अफ्रीका में थे तो गांधी को काला कहकर वहां ट्रेन से उतार दिया गया था, ट्रेन से उतार दिया गया था। तो वो दैट वाज रेशियल रेशियल सुपीरियरिटी जो उनकी थी उसके आधार पे, रादर गांधी की रेशियल इंफीरियरिटी थी और उनकी जिन्होंने उतारा था उनकी रेशियल सुपीरियरिटी थी, तो उसके आधार पे उन्हें नीचे उतारा गया था। तो इस तरह से रेस जो है वो भी दो विजिबल बड़े बड़े ग्रुपों में आज विभाजित हमें दिखता है। देन फोर्थ वन इज एजुकेशन। एजुकेशन का सिंपल शब्दों में अर्थ क्या हो गया कि एक जो एजुकेटेड पर्सन है डायरेक्टली ही इज डिफरेंट फ्रॉम अदर पर्सन हु इज अनएजुकेटेड। जो इलिटरेट है रादर अनएजुकेटेड है वो उससे कई गुना उससे अलग होगा। और कंटेम्परेरी वर्ल्ड में आज के समय की बात की जाए तो आज के समय में ये अति महत्वपूर्ण है कि वो क्या बोलते हैं, पढ़े लिखों को जितना जो पढ़ा लिखा होगा उसका सेगमेंट उसका स्टेटरा उस तरह से उसके पास रहता है और उसी के हिसाब से उसकी क्लास डिसाइड होती है, उसकी एथनिसिटी डिसाइड होती है, उसकी लोकेलिटी, उसके हिसाब से बहुत सारी चीजें जो हैं वो डिसाइड होती हैं। एजुकेटेड एन एजुकेटेड पर्सन इज बेटर देन एन अनएजुकेटेड पर्सन। तो एक तो बहुत बड़ा एक जो जिसको बोलते हैं विजिबल विजिबल एक बहुत बड़े दो बड़े 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 ग्रुप जो हमें देखने को मिलते हैं। नंबर 5 है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन के हिसाब से विजिबल ग्रुप्स है, जैसे मैंने पहले बात की थी कि डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन जो है वो व्यक्ति द्वारा ऑब्टेन किए जाते हैं और उसमें डॉक्टर है, प्रोफेसर है, इंजीनियर है, पीएन है, स्वीपर है, सब के सब अलग अलग दिखेंगे। उसके बाद है रैंक एंड हायरार्की है। रैंक में नंबर 1 पे कौन है, हायरार्की सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी के उसमें प्रिविलेजेस क्या है, रिस्पेक्ट क्या है, सारी वो चीजें वो रहती हैं। और अंतिम है, मैं खत्म कर दूंगा, रिलीजन। रिलीजन के हिसाब से हिंदुस्तान में अगर देखें तो हिंदुस्तान में जो लोग हैं वो माइनॉरिटी में जो है, मेजोरिटी में जो है, वो सारे के सारे इसमें आएंगे। और जब इसमें आएंगे तो ये अलग अलग से अपना एक विजिबल अलग अलग से अपना एक विजिबल जो है वो एक ग्रुप का निर्माण करते हैं। हरे अब जल्दी सामने आ जाओ।